Class students, we have discussed yesterday about the silent features of the Constitution. Now we will proceed further that an independent judiciary. The Indian Constitution establishes an independent judiciary. जो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो जुडिशरी सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, वो इंडिपेंडेंट है. ही इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जेक्टिव. एग्जेक्टिव में जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर आते हैं, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, उससे कंट्रोल से बिल्कुल फ्री है. द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर कैन नॉट रिमूव द जजेस. तो बेमतलब को जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से. द प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द जज. उनको प्रॉपर प्रोसीजर और फॉलो करना पड़ता है यदि किसी जज को चेंज करना है, और वो प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह की है? पार्लियामेंट्री तरीके की है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस द रिप्रेजेंटेटिव द पार्लियामेंट वर चूजन बाय द पीपल. कि जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उसका कार्यभार संभालते हैं, वो कौन चुनता है? लोग चुनते हैं. दे असाइन द टास्क टू रन द कंट्री. उनको टास्क दिया जाता है कि कंट्री को कैसे चलाना है. Under this system, the executive is not at all powerful. He is responsible for the legislature. इस सिस्टम में जो एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव में से आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो पावरफुल ही नहीं होता, लेकिन वो इसको चलाने के लिए, लेजिस्लेचर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है. रियल पावर किसके पास होती है? कैबिनेट के पास. जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो रियल हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है. मैक्सिमम पावर्स किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं? इसके एग्जेक्टिव्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ एग्जेक्टिव्स. नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा द फंडामेंटल राइट्स. कि हमें कौन से राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स रेफर टू द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन. कि एक नागरिक को अपने हित के लड़ने के लिए कौन सा राइट मिला है. दे आर रिगार्डेड एसेंशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. वो एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. कल को किसी इंसान को वो प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, उसके घर में चोरी हो जाए या उसकी प्रॉपर्टी को छीन ले उससे, तो उसके अगेंस्ट अपनी चीज़ को लेने के लिए वो उसको क्या राइट अवेलेबल है, वो क्या कर सकता है? ही कैन गो टू कोर्ट. these rights play an important role in making the government people friendly. इससे गवर्नमेंट के और लोगों के रिलेशन क्या बनते हैं? फ्रेंडली बनते हैं. कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं? 6 राइट्स अवेलेबल हैं. राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मैंशनड है. राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना हमने. 19 से लेके 22 आर्टिकल तक राइट टू फ्रीडम है कि हमें फ्रीडम है अपने विचार पेश करने की, अपने ओपिनियन देने की, समाज के सामने बोलने की. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में इसके बारे में मेंशनड है कि हमें हमारे खिलाफ कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है. जैसे पहले जो लोअर कास्ट होती थी उसको कुएं से पानी लेने दिया जाता था, तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशन के साथ लड़ने के लिए आपको एक अधिकार मिला हुआ है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आपको हर तरीके का रिलीजन एक्सेप्ट करने का अधिकार दिया हुआ है. इसके बारे में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक लिखा गया है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी करने का अधिकार है आपको. आपको कहीं भी जाने का, कहीं भी जॉब करने का, कहीं भी आपको एडमिशन लेने का अधिकार है. वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड को लेके आपको उसके बारे में कोई भी किंतु परंतु नहीं होता. ये आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजिंग्स करनी है उसके बारे में भी आर्टिकल 32 में मैंशनड है. ये आपको राइट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं? अधिकार तो आपको दे दिए, कर्तव्य कौन से दिए हैं? सिंस पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, इट इज़ ए ड्यूटी टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन रिटर्न. लोगों को ये ड्यूटी दी गई है कि कोई आप अच्छा काम करो, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करो. जैसे कि बच्चों का काम क्या है? पढ़ना. टीचर का काम क्या है? पढ़ाना. दीज ड्यूटीज़ आर कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज़. इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी सिटीजन टू फॉलो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़. हर नागरिक का ये ड्यूटी बनती है कि वो इन फंडामेंटल ड्यूटी को क्या करे? एक्सपेक्ट किया जाता है कि फॉलो करे. दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है. यदि लेट अस सपोज को अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम कोर्ट में जाके उसके लिए लड़ नहीं सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट. ये ड्यूटी है आपकी, ये आपने निभानी है. दीज आर इंक्लूडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976 में. इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किया गया था.
लास्ट है बेटा द पोर्शन ऑफ द चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल्स कौन से हैं, सिद्धांत कौन से हैं, जैसे कि वी स्पीक ट्रूथ, आप झूठ बोलते हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ये प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप बोलो कि तमीज़ में बात करो, तो तमीज़ में बात करना इट इज़ द प्रिंसिपल, बट यू कांट चैलेंज इन द कोर्ट। So the constitution had laid down certain guidelines for the government. These are mentioned in the form of directive principle of state policy in the constitution. These are not enforceable in the court of law, but it is expected by the government to keep this principle in mind while creating the laws and formulating पॉलिसीज़। ये आप कोर्ट में आप नहीं इसको फोर्स कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इन प्रिंसिपल को दिमाग में रखा जाए। और ठीक है, जब भी कोई कानून और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, अब आप बोलो कि स्कूल में आप पढ़ रहे हो लेकिन स्कूल में गुंडागर्दी करो, ठीक है ना, दैट इज़ रॉन्ग। दीज आर द प्रिंसिपल, यू शुड नॉट डू और बिहेव लाइक दैट। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं यदि आपको संसार में रहना है बेटा। योर पॉइंट इज अप टू दैट वन, योर चैप्टर इज टुडे फिनिश्ड नाउ and this is the home task. It is to be work done on the book only. Assignment, the whole assignment, the work done yesterday and today, the whole assignment I will be giving you tomorrow beta. Thank you and have a nice day. The chapter is finished now.